नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य से पूर्व विदेशी आक्रमण। मैंने देखा है कि सभी लोग वीडियो को मेरे सपोर्ट किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप देखते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर मैं नोट वही बना रहा हूं, तो अच्छा है, नोट बनाइए आप लोग, ठीक है। क्योंकि नोट बनाने से आपके लिखने और बोलने की जो क्षमता होगी, पढ़ने की जो क्षमता होगी, वो विकसित होगी। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जब भी पढ़ें तो पेपर और पेन लेकर ही बैठें, साथ में लिखने का प्रयास करें और फिर समझने का प्रयास करें। ऐसा पढ़ें कि किसी को पढ़ा सकें और समझा सकें, ठीक है। ठीक है, तो इस और बात करते हैं इसमें मौर्य सम्राट। ये किन के लिए वीडियो है पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, जाइए मत, पहले आप देखिए ये किन के लिए वीडियो है। ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए है, वह सभी मेरे दोस्तों के लिए है जो तैयारी करते हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, या जीडी की तैयारी करते हों, या किसी चीज़ की भी तैयारी करते हों। वह जीके रिलेटिव यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। किताब तो सबके पास है, सब कोई किताब पढ़ता है, सब किताब ही से बताता है। मैं भी किताब ही से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके अंदर एक समझ बन जाए, आपके अंदर एक विकासित हो जाए, और साथ साथ आप एक अच्छा अधिकारी के रूप में हम देख पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मौर्य वंश पूर्व विदेशी आक्रमण। यानी अपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने पहले के वीडियो में मगध का उत्कर्ष पढ़ा था। जो मगध के उत्कर्ष में हमने जाना था कि 16 महाजनपदों में सबसे मगध आया, और मगध जो शासक था बहुत ही शक्तिशाली था, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में रही है, कोई दिक्कत? तो शक्तिशाली होने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारा विकास किया, और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मगध के बाद कौन आते हैं, कौन सा वंश आते हैं, शिशुनाग वंश आते हैं, और शिशुनाग वंश के बाद आते हैं नंद वंश, और नंद वंश के बाद हमने पढ़ा था मौर्य वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक हुए वह थे घनानंद। उसी समय भारत पर बात करें, जब घनानंद का शासन था, तो ये आप लोग देखेंगे भारत का मैप तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने विदेशी आक्रमण भारत पर आक्रमण करते हैं, विदेशी जो रहते हैं भारत पर आक्रमण करते हैं, और क्यों करते हैं, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले आप पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है। तो ये भारत का अगर मैप हम लें, छोटे से में हम मैप बनाते हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। सिंपल सा मैं मैप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये भारत का मैप है, आप इधर से देखिएगा तो ये पानी का इलाका था, तो उस समय पानी जो सागर है यहाँ पर अरब सागर है, तो अरब सागर था। इधर से पहाड़ आप देखे होंगे, तो पहाड़ तो लांग के नहीं आएंगे। उस समय यहाँ बिहार का जो क्षेत्र था, अभी बिहार के क्षेत्र में बात करें तो वहाँ पर मगध का शासक था। किसका शासक था? और मगध पर कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। कौन था भाई? घनानंद। घनानंद जो था वह उसका शासन चल रहा था। कहाँ भाई? ये बिहार के क्षेत्र में। और उसी समय इन्होंने देखा विदेशी आक्रमण जो थे, उन्होंने देखा कि यहाँ की जो राजाएं हैं बहुत ही कमज़ोर पड़ गई है, आपस में फुटमर्त हो रहे थे। तो उसी का लाभ उठाते हुए जो विदेशी जो थे, यहाँ पर बात करेंगे उस समय ये पाकिस्तान जो था ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, और ये अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इस तरीके से इधर जो ईरान थे, ठीक है, ईरान थे, इन्होंने क्या किया कि इसकी लाभ उठाकर, क्या कर लाभ उठाकर इस भारत पर आक्रमण करते हैं इस तरीके से। कौन से? इसको क्या बोलते हैं आपको मैप के माध्यम से? ये आपका पश्चिमी, कौन सा? ये पश्चिमी जो छोर था, भारत का पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ से आक्रमण करते हैं कहाँ? भारत पर, और भारत को जीतना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें, घनानंद का शासन चल रहा था, और घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हमने बात की कि यहाँ से आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमण कैसे होते हैं और कौन करता है? देखिए, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने वाला वह ईरानी था। कौन था भाई? ईरानी था, जो हकमनी वंश था। कहाँ से आया था? ईरान से आया था, और भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया था? तो ईरानी ने आक्रमण किया था, ठीक है। वह कौन वंश का था? तो वह हकमनी वंश का था।
किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? हकमनी वंश द्वारा आक्रमण किया गया था। और प्रथम आक्रमणकारी कौन था? साइरस द्वितीय। किसके द्वारा आक्रमण किया था भारत पर? साइरस द्वितीय द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे? क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण किसने किया था? साइरस द्वितीय ने। लेकिन यह असफल रहा। क्या रहा शासक? यह हकमनी वंश का शासन था और ये जब आक्रमण करता है तो ये भारत को जीत नहीं पाता है। लेकिन कब आक्रमण करता है? तो ये 558 बीसी से 529 बीसी तक लगातार आक्रमण करते लगता है। कभी सफल मिलती, कभी नहीं मिलती है, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है, इसलिए इसे असफल व्यक्ति माना जाता है। वह कहाँ का था भाई? वह ईरान का था। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अब पहले पूरा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको वास्तव में समझ में आएगा मेरे दोस्तों। और साथ साथ लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि लिखने से आपके अंदर कला और गुण दोनों भर जाते हैं। क्योंकि मैं भी लिखता हूँ और आप भी लिखिए और लिखने का प्रयास जरूर कीजिए। यहाँ पर बात करें हकमनी वंश के जो हकमनी वंश था उसमें असफल जो व्यक्ति था वह कौन था? साइरस द्वितीय। उसके बाद बताया जाता है कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहले कौन व्यक्ति था जो सफल आक्रमण करता है, यानी आक्रमण करने के बाद वहां पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो वह व्यक्ति यहाँ पर भारत पर प्रथम सफल व्यक्ति जो था वह रेडियस प्रथम। कौन था भाई? रेडियस प्रथम। कब करता है आक्रमण? 516 बीसी में। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आप देखिएगा बीपीएससी का पेपर निकाल कर, तो उसमें पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि सफल आक्रमण किसने किया था? तो वो रेडियस प्रथम ने किया था। कब किया था? तो 516 बीसी में। और उसका दूसरा नाम जो था, क्या नाम था भाई? दारा प्रथम। उसे रेडियस प्रथम को दारा प्रथम के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, या ऑप्शन में देगा कि सबसे सफल आक्रमण किसने किया था? तो रेडियस प्रथम या दारा प्रथम। तो ये दारा प्रथम दोनों एक ही उन्हीं का नाम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि यह जो आक्रमण करता है और किसको जीतता है? तो ये सिंध जो है पाकिस्तान में पड़ता है, उनको जीत लेता है। ये भारत में पश्चिमी उत्तर यानी पश्चिमी वाला भाग से, यहाँ पर हमने देखा था ये पश्चिम का जो भाग है इसको जीत लेता है और ये 20वां प्रांत बनाता है। जीतने के बाद ईरान का जो ईरानी थे, ये कौन थे भाई? साइरस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइरस प्रथम जो थे कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का ना। हम ईरान की बातें पढ़े तो ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान की। तो ये साइरस प्रथम ईरान का रहने वाला था और इसने भारत को 20वां प्रांत बनाया। लेकिन ईरान में कुल बताया जाता है कि उसके कुल 25 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? तो 25 प्रांत थे। लेकिन 20वां प्रांत किसको बनाया? भारत को जीतकर बनाया। किसने? ईरान ने। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं। और बताया जाता है कि उन्होंने प्रांत 20वां प्रांत पाया और जहां से 360 डेल्टा स्वर्ण की प्राप्ति की। 360 डेल्टा का मतलब होता है ये मुद्रा है, स्वर्ण मुद्रा, जो ईरान में बोली जाती है। ईरान की भाषा डेल्टा कही जाती है मुद्रा को। तो 360 मुद्रा जो यहाँ से प्राप्त किया। और उसमें बताया देते हैं कि इसका प्रभाव क्या रहा जब इन्होंने प्राप्त किया वहाँ पर। तो इसके प्रभाव क्या रहे? प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब यहाँ पर आए तो भारत में इनके प्रभाव क्या छोड़कर चले गए? तो उस समय भारत में ब्राह्मणी लिपि चल रही थी। कौन सी लिपि चल रही थी? ब्राह्मणी लिपि। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना देवनागरी लिपि, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि भारत में चल रही थी। लेकिन ईरान का ही देन था कि भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। यह भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि खरोष्टी लिपि कहाँ की है? तो ईरान की है। खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ और अरमाइक लिपि में विकासित हुआ और खरोष्टी लिपि हो गई। और अरमाइक लिपि जो ईरान में बोली जाती थी, ईरान में बोली जाती थी, वहाँ पर अरमाइक लिपि के रूप में विकसित हुआ। वहाँ पर बात करें कि जो खरोष्टी लिपि है वह कहाँ की लिपि है? तो खरोष्टी लिपि जो है वह ईरान की लिपि है और ब्राह्मी लिपि पहले में भारत की लिपि थी। और ये सारी लिपियाँ हम अशोक के जब पढ़ेंगे मौर्य सम्राट, तो अशोक के सम्राट जो बनता है उसमें हमें स्तंभों पर लिखे हुए मिलेंगे कि अशोक जो लिखवाता है शिलालेख है उसमें
ब्राह्मणी लिपि, अरमाइक लिपि तथा ग्रीक लिपि में लिखी हुई चित्रकारी मिली है, यानी उसमें देखने को मिली है। चित्रकारी के साथ साथ लिखी हुई साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं, यह खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि में। तो यहाँ पर यह विकास देखने को मिलता है। यहाँ पर बात करें कि बाद में मौर्य कला ईरानी प्रभाव पड़ता है, जिसमें राजप्रसाद और स्तंभ आदि ईरानी के साथ साथ आर्थिक में संबंध भी बढ़ जाता है। जब यहाँ पर आते हैं, ये जो हमारा जो ईरान से जो आते हैं यहाँ पर भारत में, कौन आते हैं भाई? ईरानी लोग भारत में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारत में जो खरोष्टी लिपि का जन्म होता है, यहाँ पर प्रभाव यह होता है कि यहाँ से व्यापार भी होने लगते हैं, यानी यहाँ की वस्तुएं वहाँ जाने लगती है और वहाँ की वस्तुएं यहाँ आने लगती है। तो यहाँ आर्थिक स्थिति भी बढ़ जाती है, यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इन्होंने आया अपना प्रभाव छोड़ दिया कि यहाँ पर खरोष्टी लिपि की जन्म हो गई। अब बात करते हैं यूनानियों की। सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया, उसके बाद विदेशी जो करता है यूनानी करता है, और यूनानी करने वाला जो है वह है सिकंदर। अब बात करते हैं सिकंदर आखिर कौन था, यह कहाँ का रहने वाला था और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। सिकंदर जो था यूनान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था भाई? यूनान का। कहाँ का? यूनान का। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि कहाँ का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। इसको थोड़ा सा समझने का बात करेंगे। ये भी क्या करता है कि यूनान से बात करते हैं कि ये भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है 326 बीसी में। कब आता है? 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। इसके पहले इससे कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 बीसी में। 356 बीसी में सिकंदर का जन्म होता है। और सिकंदर, फिलिप जो थे इनके पिता थे। फिलिप जो सिकंदर के पिता थे, कौन थे भाई? सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप जो थे सिकंदर के पिता, तथा उन्हें 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बने। फिलिप जो थे वह सेनापति के रूप में जाने जाते थे और वहाँ के शासक के रूप में बने। कौन? फिलिप जो थे शासक कब बने थे, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 359 बीसी में शासक बनते हैं। कहाँ के? मकदूनिया के। और मकदूनिया का जब शासक बनते हैं तो बताया जाता है कि मकदूनिया के जब शासक बनते तो उनके जो सेनापति थे, जिन्होंने षड्यंत्र कर क्या कर भाई? षड्यंत्र कर उनकी हत्या करवा दी। किनकी हत्या करवा दी भाई? फिलिप की। किसकी? फिलिप की हत्या करवा दी। कब हत्या हो गई भाई फिलिप की? 329 बीसी में फिलिप की हत्या हो जाती है और सिकंदर बेचारा निराश हो जाते हैं कि अब हमारा कारोबार कैसे चलेगा। उसी समय बताया जाता है कि 329 बीसी में ही उन्हें प्रोत्साहन मिलती है कि नहीं, आपको करना है, अपने पिता की बदला लेना है। क्या लेना है भाई? पिता की बदला लेना है, जिसके चलते उन्हें शासक के रूप में बना दिया जाता है। 329 बीसी में ही जो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में ही सिकंदर मकदूनिया का शासक बन जाता है। कहाँ का शासक बन जाता है? मकदूनिया का। और मकदूनिया कहाँ है? यूनान में है। कहाँ भाई? यूनान में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हमने देखा कि इनकी पिता की हत्या कर दी गई। और हत्या कब हुई थी? तो 329 बीसी में। और 329 बीसी में ही 20 वर्ष के अवस्था में सिकंदर मकदूनिया का शासक बन जाता है। जब शासक बनता है तो उन्होंने अपने गुरु से, उनके जो गुरु जो थे वह थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। यानी यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वह अरस्तु थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरस्तु का शिष्य कौन था? तो सिकंदर था, ठीक है। वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत पर 326 बीसी में आक्रमण किया और अपने पिता के साथ साथ जो बदला लेने के साथ साथ वो अपने गुरु से ये मांगते हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विश्व विजेता बनूं। किसने ये आशीर्वाद मांगा भाई? तो सिकंदर ने। और कब? जब आशीर्वाद ले लेते हैं, आशीर्वाद का मतलब होता है जब उनका आशीर्वाद गुरु का हो जाता है, तो 326 बीसी में वह भारत पर आक्रमण करते हैं। कौन आक्रमण करते हैं? सिकंदर, ठीक है।
26 बीसी में इस भारत पर आक्रमण करते हैं और बताया जाता है कि जब वह आक्रमण करते हैं तो हिंदू कुश पर्वत पार कर कर, कौन से पर्वत पार करते हैं? हिंदू कुश पर्वत पार कर कर भारत आते हैं। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है और यहाँ से पार कर कर जब भारत आते हैं तो उन्होंने क्या देखते हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे वहां पर पार कर कर तक्षशिला के क्षेत्र में वह शासक जो था, जब भारत में आते हैं तो भारत में तक्षशिला जो क्षेत्र है वहां के जो शासक थे वह थे अंभी। कौन शासक थे भाई? अंभी। अब देखिए अंभी क्या करता है कि डरा रहता है कि भाई सिकंदर जो है बहुत ही महान है, सिकंदर महान है, सिकंदर महान है। तो वह डरा रहता है, कौन? अंभी, कि अब आकर मुझे मार न दे, इसलिए पहले ही जाकर सिकंदर के पास आत्मसमर्पण कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अंभी। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मसमर्पण किसने किया था तक्षशिला के क्षेत्र में सिकंदर के पास? तो वह थे अंभी। अंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के पास और उन्होंने कहा कि आप जाकर भारत में राज्य कीजिए, मैं आपका सहयोग करूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर बात करें सहयोग मैं करूंगा या दूंगा। ठीक है, यहाँ तक जब बात करें, जब जैसे ही आगे बढ़ता है, ये पंजाब का क्षेत्र है जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर भी पंजाब का जो क्षेत्र है जो हिंदुस्तान में पड़ता है, दो पंजाब है अभी के डेट में। ठीक है, उस समय पंजाब का जो क्षेत्र था वहाँ के शासक थे पोरुष। कौन थे भाई? पोरुष, जिसे पुरु के नाम से ही जाना जाता है। अब उन्होंने कहा कि मैं सब सेनापति ने बताया, उसके गुप्तचर ने बताया पोरुष को कि भाई सिकंदर आ रहा है और अंभी ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है और बहुत ही शक्तिशाली है। पोरुष ने कहा कि नहीं, मैं लड़ूंगा। किससे लड़ूंगा भाई? सिकंदर से मैं लड़ूंगा और मैं उसे जाने नहीं दूंगा आगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। ठीक है, मैं जाने नहीं दूंगा। इसके संदर्भ में बताया जाता है कि घनघोर युद्ध होता है और वह कौन सी नदी पर होती है? वह झेलम नदी पर युद्ध होता है। दोनों के बीच किसके किसके बीच होता है? तो सिकंदर और राजा पोरुष, जिसे पुरु के नाम से जाना जाता है। और जो युद्ध होता है उसे हाइड्रे स्पीच के नाम से भी जाना जाता है या झेलम नदी का युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ था? तो राजा पोरुष और सिकंदर के बीच। कौन? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा पोरुष तथा सिकंदर के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम की युद्ध के नाम से जाना जाता है या हाइड्रे स्पीच के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब बात करेंगे कि जब ये क्या होता है कि जब युद्ध होता है जिसमें सिकंदर क्या हो जाता है कि विजय प्राप्त करता है और राजा पोरुष हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। लेकिन जब हार जाते हैं तो इनकी सेना, सिकंदर की सेना, अब सिकंदर जो बोलता है कि नहीं अब चला जाए, अब यहाँ पर घनानंद का शासन है, यहाँ पर अब चला जाए और यहाँ पर अपना सम्राट स्थापित किया जाए। लेकिन सेना ने क्या किया कि सेना बहुत ही थक गई थी और थकने के कारण वह आगे जाने से इनकार कर दी और उन्होंने, ये पूछा जाता है, उन्होंने सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर की सेना कौन सी नदी पार करने से मना कर दिया गया? तो ब्यास नदी। यह भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे घुमा के कि सिकंदर की सेना जो थी वह कौन से नदी से वापस लौट गई? तो वह ब्यास नदी से वापस लौट गई। क्यों ये लौट गई? क्योंकि इसमें रहस्य ये बात है कि क्योंकि पोरुष जो भी था बहुत ही शक्तिशाली था। दोनों में युद्ध होता है और बताया जाता है कि उसके सैनिक यह सोचते हैं कि अगर ये छोटा राजा इतना शक्तिशाली, इतना हम लोग थक जाते हैं तो यहाँ पर तो घनानंद का शासन है, ये तो हमें मार ही डालेगा, इसलिए जाने का कारण के रूप में देखा गया। ठीक है, ये वास्तव में एक कहानी के रूप में मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि किस नदी से सिकंदर की सेना वापस लौट गई? तो ब्यास नदी से। ठीक है, और बताया जाता है कि 329 ठीक है 323 बीसी में, ठीक है, और 33 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। किनकी? अब बताया जाता है कि सिकंदर जो था यहाँ पर भारत जब लौटने लगा, सिकंदर 19 माह तक भारत रहा। कितने माह तक भारत रहा? 19 माह तक।
यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमने देखा कि ब्यास नदी से सिकंदर क्या हो गया, लौट गया वापस। इस ब्यास नदी से सिकंदर वापस लौट रहा था, तो 19 माह तक यहाँ पर टिका था भारत में, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कब लौटा था, ये 325 बीसी में यह वापस लौट गया। जब वापस लौटा तो कितने माह तक रुका भाई, तो 19 माह तक यह भारत में रुका। और बताया जाता है कि जाने के क्रम में बेबीलोन जगह, ठीक है, बेबीलोन जगह का नाम है, 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। कब, 323 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, बेबीलोन में। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में, 33 वर्ष की अवस्था में। और कब हुई थी, तो 323 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत से सिकंदर कब लौटा था, तो 325 बीसी में। कब माह तक भारत में रुका था भाई, तो 19 माह तक यहाँ भारत में रुका था। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जबकि सिकंदर की जो जल सेना था, जिसका नाम निर्याकस था, क्या नाम था भाई, निर्याकस था। और जबकि सिकंदर का जो जल सेना का मतलब होता है जो जल में अपना लड़ाई करते हैं, जल सेना, थल सेना आप लोग समझते हैं, और याऊ सेना, जो भारत में 3 सेना है, जल सेना, थल सेना और याऊ सेना। ठीक है, यहाँ पर बात करें थल सेना की, तो थल सेना जो था वह सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर कौन सी सेना थी, यह थल सेना था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिकंदर का जल सेना कौन था, तो निर्याकस था। जबकि थल सेना कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। जबकि उन्होंने उनका जो एक सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, जिनका नाम था बेऊ के फला। क्या नाम था, बेऊ के फला नाम था। और ये घोड़ा इस युद्ध में मारा गया था, जो पुरुष युद्ध हुआ था, पौरुष और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, जो झेलम नदी के किनारे, उसमें इनका प्रिय घोड़ा मारा गया था। जिसके बाद बताया जाता है कि बेवकूफुला जो था, ये जो इनका घोड़ा था, घोड़े के नाम पर एक नगर का निर्माण कराया, और उस नगर का नाम था बेऊ के फला। ठीक है, बेऊ के फला नगर नामक एक नगर बसाया तथा निकैया नामक एक नगर बसाया। यानी सिकंदर ने 2 नगर बसाए इस क्षेत्र में, बेऊ के फैला और तथा निकैया, ये 2 शहर बसाते हैं। कौन, सिकंदर। कहाँ बसाते हैं, ये भारत के क्षेत्र में। और वापस लौट जाते हैं सेल्यूकस निकेटर को देकर। इस राज्य को जो जीता हुआ था, इसको देकर, तसीला का क्षेत्र और देकर वह वापस लौट जाते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भारत में सिकंदर आया था, इनका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, और इनसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि जब यहाँ पर आया तो गंधार शैली का विकासित हुआ। गंधार शैली का मतलब क्या होता है, भारत की जो कला थी और वहाँ की जो कला मिलकर गंधार शैली के रूप में परिवर्तित देखने को मिलता है, और गंधार शैली का विकासित हुआ। ठीक है, गंधार शैली और भारत में एकीकरण, भारत का एकीकरण हो गया। यानी दोनों में जो मिलजुल हो गई, एकीकरण मतलब एक समाज के रूप में देखने को यहाँ पर मिलता है। जबकि बात करें कि यूनान के साथ संपर्क बढ़ गया, जैसे हमने देखा था कि ईरान के साथ यहाँ पर भी आक्रमण किया, तो ईरान के साथ भी व्यापार होने लगे। और जब यहाँ पर ये सिकंदर आ गया तो यूनान के साथ भी व्यापार बढ़ते गए। तथा सिकंदर के जो गुरु थे वह थे अरस्तु, और अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो। जो अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात थे। कौन थे भाई, सुकरात थे। इनके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएंगे कि सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, तो प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे, तो सुकरात थे। इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण खत्म होता है, तो मौर्य जो होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य उनके गुरु रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित कर देते हैं, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है उस समय। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान रखेंगे। तो कल पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। नमस्कार दोस्तों।